लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने इस साल के पेपर पैटर्न को देखा था। तकरीबन वो जिस कोर्स आउटलाइन से एमडीकैट में पूछते हैं उसी तरीके से पूछा गया। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम दो स्टेटमेंट जिसकी बात की थी, हम उसकी थोड़ी सी उसको भी देखेंगे और उसको इक्विवेलेंसी भी देखेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा था पहली स्टेटमेंट थी मेरे बेटा केल्विन स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट है सिर्फ थर्मोडायनामिक्स में, तो हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट मेरे बेटा केल्विन स्टेटमेंट। हम केल्विन स्टेटमेंट बेसिकली केल्विन कहते हैं कि अगर हमारे पास केल्विन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन that take heat from a single आज और तीनों क्लास सलाम कर लिए मस्ती के एकदम हो गई। चल ओके, इधर बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन हम अपने स्टेटमेंट में कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई हम इंजन ऐसा बना सके जो एक सोर्स से हीट एनर्जी ले और उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे किसमें मेरा बेटा वर्क में। ये पॉसिबल अगर ऐसा होने लगा तो इसका मतलब है जितनी हीट एनर्जी आपके पास आएगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट देगी, वर्क में। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आएगी 100%, क्योंकि सारी एनर्जी आप ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो लिमिटेशन बताता है फर्स्ट लॉ की कि क्या लिमिट है कि वो कभी भी मेरा बेटा एफिशिएंसी हमारे पास 100% नहीं आ सकती। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है मेरे बेटा, लिमिट को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? लिमिट को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास एक इंजन की क्या लिमिट्स है या लिमिटेशन है। तो हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट बताते हैं हमारे पास it is impossible to construct a heat engine that takes energy from a single source and convert completely इसमें मेरा बेटा into work। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर जब भी देखें कि कोई हीट इंजन बनाना है तो हमारे पास इंजन हमेशा दो रिजर्वायर के दरमियान काम करता है। ये अगर हमारा इंजन है, ठीक है, ये हमारा इंजन है, ये सोर्स है जहां से हीट आएगी। याद रखिए सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा। सोर्स का टेम्परेचर हम T1 ले लेते हैं। जो भी एनर्जी हमारे पास इंजन पे आएगी, इंजन के पास सोर्स है, उस एनर्जी को मेरा बेटा हम कहेंगे क्या, दैट एनर्जी Q1। ठीक है, और मेरे बेटा जो इंजन बगैर लॉस किए, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक और रिजर्वायर होता है जिसको हम कहते हैं मेरा बेटा सिंक, जहां पर हीट एनर्जी क्या करता है मेरा बेटा, लॉस। ठीक है ना, कुछ एनर्जी वो लॉस करेगा, दैट इज डेल्टा Q। और मेरा बेटा टेम्परेचर सिंक का कितना होगा, T2। एंड वी ऑलवेज रिमेंबर दैट कि T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा सिंक से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एनर्जी अगर हमारे पास ये वर्क करेगा तो वो हमारे पास कितना है मेरा बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये 100 जूल एनर्जी सप्लाई हो रही थी सोर्स से इंजन को और इसने 20 जूल जाया कर दी, तो मेरा बेटा कितना वर्क किया, 80 जूल। कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला भाई, वर्क हमने यहाँ से निकाला कि इंजन कितना वर्क कर रहा है, Q1 माइनस Q2।
तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर सिंक के आप कोई इंजन बना दो, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। दैट इज द सिंपल स्टेटमेंट, बगैर सिंक के कोई इंजन आप बना दें, ये सोर्स से एनर्जी ले, सिंगल सोर्स से एनर्जी ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंक होने लगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंजन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी अगर लॉस होगी तो हमारे पास एफिशिएंसी कभी भी मेरा बेटा 100% डन। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गई कैंडिडेट स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं मेरे बेटा क्लॉसेस स्टेटमेंट, जबकि देखा जाए तो दोनों एक ही स्टेटमेंट है, एक ही बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। क्लॉसेस अपने स्टेटमेंट में रिवर्स करके फिनोमेना कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो क्लॉसेस स्टेटमेंट कहते हैं कि हमारे पास इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ड्राइव करवा सकें। किसको ड्राइव करवा सकें? हीट एनर्जी को। कहां से मेरे बेटा? कोल्ड रिजर्वायर से। क्योंकि हमेशा हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रेवल करती है मेरे बेटा? हॉट से। हॉट किसको कहते हैं? जिसका टेम्परेचर क्या हो। और कोल्ड किसको कहते हैं? जिसका टेम्परेचर क्या हो। तो मेरे बेटा हॉट हमारे पास हाई टेम्परेचर पे होता है और कोल्ड हमारे पास लो टेम्परेचर पे होता है। तो याद रखिए हमारे पास अगर वो लो टेम्परेचर पे होता है तो हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर किसी वर्क किए हुए हम क्या कर सके मेरे बेटा, हीट को ट्रांसफर करवा पाए। कहां से? कोल्ड से हॉट की तरफ। हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज करें मेरे बेटा, अगर कोल्ड रिजर्वायर से हीट को ट्रांसफर करवाना है, इसमें कोल्ड रिजर्वायर ट्रांसफर डायरेक्शन हम एरो से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हॉट रिजर्वायर, अगर हीट को हमें ट्रांसफर करवाना है, हीट को ट्रांसफर करवाना है तो हमें बीच में क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा? यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। बगैर वर्क किए भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर वर्क करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी को इसको देंगे मेरा बेटा, इंजन को देंगे जो वर्क करवा रहा होगा। लेट्स सपोज हमारे पास रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, अंदर से हीट एनर्जी को आप देख रहे हैं, बाहर जितनी भी चीज रखें आप गर्म रखें, कोई चीज कुछ देर में ठंडा होगा, क्या कर रहा है वो हीट निकाल रहा है, अंदर से कहाँ फेंक रहा है? बाहर। तो कोल्ड से कहाँ निकाल रहा है मेरा बेटा? एटमॉस्फेयर में, हॉट में। तो हमारे पास हीट निकाल तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है मेरा बेटा वहां पर? उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, बगैर वर्क के ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट लिखें, इट इज impossible to drive heat energy from cold reservoir to hot reservoir विदाउट, बगैर किसी वर्क किए भी ये पॉसिबल नहीं, वर्क करके तो पॉसिबल है। विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, ये पॉसिबल है। मगर काम की ये पॉसिबल हो सकता है, काम करेंगे। एसी हमारा काम कर रहा है, टेम्परेचर कमरे का कम है और बाहर का क्या मेरा बेटा ज्यादा। अभी भी इस वक्त हीट एनर्जी जो एसी है कहाँ निकाल रहा है? कमरे से बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब वो कोल्ड जगह से कहाँ की तरफ फेंक रहे हैं? हॉट में। लेकिन क्या कर रहा है मेरे बेटा? उसको क्या करना पड़ रहा है? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ये पॉसिबल नहीं होगा बगैर वर्क के। ओके, दैट इज द टू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इससे ये दोनों से साबित होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ हमें एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा अगर हमें कोई काम करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पर भी देखिए कि कोई भी इंजन से काम करवाएंगे तो सिंक देना पड़ेगा। अगर हमें हीट को ट्रांसफर करना है कोल्ड से हॉट में तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। अगर ये फिनोमिना खुद ब खुद हो रहा होता नेचुरली, हॉट से कोल्ड में भी जाता और कोल्ड से हॉट में भी जाता, तो ये कौन सा फिनोमिना हो जाता मेरा बेटा? अगर कोल्ड से हॉट में भी जा रहा है और हॉट से कोल्ड में भी आ रहे हैं, रिवर्सिबल हो जाता है। और मेरा बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस में पॉसिबल है कि एनर्जी एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। ये प्रोसेस कौन सा है? इरिवर्सिबल। हॉट से कोल्ड में खुद ब खुद आता है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल। मगर जब भी कोल्ड से आप एनर्जी को भेजेंगे हॉट में तो मेरे बेटा क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे? दैट्स व्हाई हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क में क्या हो जाएगी? लॉस।
दैट्स व्हाई हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, इंजन की एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं आ सकती। ओके, क्लियर है मेरी बात, समझ आई मेरी बात, मैंने क्या कहा। चलिए मेरे बेटा, अच्छा प्रोसेस स्टेटमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं मेरे बेटा आगे की तरफ। वर्क तो हमने देख लिया, कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन मेरा बेटा, एक तो ये इंपॉर्टेंट ये कि इट इज एन आइडियल हीट इंजन से। एक तो ये आइडियल हीट इंजन, आइडियल का मतलब होता है मेरे बेटा कि थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना, इमेजिन कर लिया है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ, इट इज फ्री फ्रॉम all kind of imperfection. ठीक है, अब मेरा बेटा एक इंपॉर्टेंट बात थी कि कार्नोट इंजन हमारे पास 100% एफिशिएंसी दे सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है मेरा बेटा, ठीक है, किस बेसिस पे वर्क करता है, साइक्लिक प्रोसेस पे। और इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, जहां से स्टार्ट किया सेम तरीके से आ गया, तो मेरे बेटा हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। तो मेरे बेटा क्यों अचीव कर पाता है ये 100%, क्योंकि एक तो ये रिवर्सिबल है, हमने देखा यहाँ पर इरिवर्सिबल था तो पॉसिबल नहीं हो रहा था, अगर रिवर्सिबल हो जाए तो 100% पॉसिबल है, ठीक है ना, कहीं पर भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। लेकिन हमारे पास मेरा बेटा अगर हमारे पास ये परफेक्टली रिवर्सिबल पॉसिबल है थ्योरेटिकली कार्नोट इंजन, दैट्स व्हाई इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, 100%, ठीक है। इट इज works on cyclic process on reversible cycle. Concept of Carnot engine was given by Carnot in 1824. In 1824. And this engine works कितने steps में work करता है? It works on four steps. 4 स्टेप्स है मेरे बेटा, उसमें से 2 आइसोथर्मल है, 2 आइसोथर्मल है और मेरे बेटे 2 एडियाबैटिक। बेटा अगर हमारे पास तो मतलब नजर नहीं आ ओके, तो मेरे बेटा 4 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है हमारे पास आइसोथर्मल, क्या मेरे बेटा, एक्सपेंशन। एक सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट है व्हाट इज आइसोथर्मल, व्हाट इज आइसोबैरिक, व्हाट इज एडियाबैटिक, ठीक है। तो हमारे पास मेरे बेटा मैंने एक कंसीडर कर लिया
पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और हमारे पास यहाँ पर दो नोड इस पे मौजूद है। जो भी इनिशियल प्रेशर इस पे बन रहा है P1 गैस की वजह से, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर क्या होगा बराबर, तभी तो हमारे पास क्या है मेरा बेटा पिस्टन अपनी जगह पे रुका हुआ। तो अगर रुका हुआ तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्या होगा बराबर। तो मेरे बेटे टेंपरेचर भी हमने T1 ले लिया इनिशियल में और वॉल्यूम भी V1 है। अब हमारे पास ये स्टेप नंबर A है, दैट इज यहाँ पर था प्रोसेस और यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरे बेटा B के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन के जरिए। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, अगर हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाना है तो याद करें एक काम करेंगे कि अगर हम इसमें से लोड डिक्रीज करें तो लोड डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हाँ बेटा पिस्टन कहाँ चले जाएगा, क्यों जाता है ऊपर, क्योंकि मेरे बेटा बाहर का प्रेशर क्या हो चुका, अंदर का प्रेशर अभी भी क्या है, इसकी वजह से गैस का क्या करेगा ऊपर लेके जाएगा, जब तक ऊपर लेके जाएगा जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अब अगर ये हो गया तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा पहले से, हाँ भाई अंदर का टेम्परेचर सेम रहेगा फिर, है ना, टेम्परेचर सेम रहेगा क्या, नहीं मेरा बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू प्रेशर लॉ, pressure and temperature are directly proportional. If you are decreasing the temperature pressure then you are decreasing the temperature as well, ठीक है ना, क्योंकि मेरा बेटा जब एक्सपेंशन होगी एक्सपेंशन ऑफ गैस इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है ना मेरे बेटा। तो अब कूलिंग हो जाएगी, कूलिंग होगी तो मेरे बेटा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो वी नीड टू प्रोवाइड सम हीट एनर्जी इन दिस प्रोसेस ताकि उसके टेम्परेचर को दोबारा क्या कर सके, T1 से हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर तो आइसोथर्मल रहेगा ही नहीं। तो हम हीट एनर्जी देते हैं ताकि टेम्परेचर दोबारा से क्या हो जाए T1 हो जाए, ठीक है। तो जितनी भी इतनी एनर्जी हमें देनी है कि दोबारा से टेम्परेचर कितना हो जाए मेरा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था लोड की वजह से लेकिन दोबारा से हीट देके मेरे बेटा टेम्परेचर को कहां पहुंचा दिया T1। तो अब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, एक्सपेंशन भी हो गई, ठीक है, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहा मेरे बेटा, सेम कैसे रहा मेरे बेटा, इसको सेम करवाया गया हीट एनर्जी देकर, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हमारे पास जब हम हीट एनर्जी देते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेरा बेटा, कौन सा प्रोसेस है इस दौरान A से B में, हाँ भाई कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। क्या होगा सही, अगर टेम्परेचर मेंटेन करवाना तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब हीट एनर्जी आपने दे दी है मेरा बेटा तो इसका मतलब ये हुआ है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, हीट एनर्जी आपने दी, लेट्स सपोज हमने इसका नाम Q1 रख दिया, डेल्टा Q रख दिया, ठीक है ना, तो Q1 रख दिया। तो Q1 अगर हमारे पास है तो ये सारा का सारा Q1 इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, डेल्टा W इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मल है, डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 नहीं होगा, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कितनी एनर्जी दी आपने Q1, सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी वर्क में, और टेम्परेचर भी कैसा रहा मेरा बेटा सेम, ठीक है ओके। और उसके बाद हमारे पास हमने क्योंकि पढ़ा है हमारे पास कार्नोट इंजन जो है उसके बॉल्स और उसका पिस्टन कैसा होता है मेरे बेटा, इंसुलेटर, कहां से हीट अंदर जाती है और बाहर आती है, बेस से, कहां से अंदर जाती है बाहर आती है, बेस, ठीक है ओके। तो इस प्रोसेस के दौरान तो इक्वेशन ये आ गई, लेकिन हम जब इंसुलेटर पर रखेंगे अब कहीं से भी हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती, तो हीट ना ही अंदर जा सकती ना ही बाहर आ सकती। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें पता चल गया कि हमारे पास अब क्योंकि इंसुलेटर में है तो अगर हम सी पॉइंट पे जब पहुंचेंगे, जब स्टेप में पहुंचेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मेरे बेटे क्या है, सिस्टम में कौन सा इस जगह आ चुका है जहाँ पर हीट अंदर भी नहीं आ सकती और बाहर भी नहीं जा सकती। तो मेरे बेटा Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, ना ही अंदर जा सकता ना ही बाहर आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं वेट हटा दूं, वेट कम कर दूं ये वाला, फिर गैस इसको कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, ये वाला वेट भी हटा दिया। अब प्रेशर यहाँ पर प्रेशर कम हो गया था P2, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे बेटा P3, वॉल्यूम हो जाएगा मेरा बेटा बढ़ के V। अब ये वर्क तो हुआ है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, हाँ बेटा टेम्परेचर क्या हो गया, कम T1 से कितना हो जाएगा T2 हो गया। तो मेरा बेटा टेम्परेचर कम हुआ है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वर्क हुआ क्या, वर्क हुआ सिस्टम में, हाँ वर्क किया है ना सिस्टम ने, एक्सपेंड हुआ, जब भी सिस्टम एक्सपेंड करेगा मेरा बेटा वर्क होगा।
तो एक्सपेंड हुआ, वर्क हुआ है, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो मेरा बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस ही नाम इसका है कि जब भी आप वर्क अगर एडियाबैटिक प्रोसेस से वर्क करेंगे तो हमेशा इंटरनल एनर्जी खर्च होकर वर्क होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो मेरा बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसको कहेंगे क्योंकि एक्सपेंड हुआ सिस्टम, एडियाबैटिक तो है लेकिन सिस्टम क्या हुआ मेरा बेटा, एक्सपेंड हुआ है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब यहां पर क्या हुआ मेरा बेटा, यहां पर हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, और मेरे बेटा टेम्परेचर कम होने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, टेम्परेचर कम होने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, तो ऐसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा बेटा। तो इंटरनल एनर्जी को ओके, तो इंटरनल एनर्जी को हमारे पास अगर जब कम होता है तो नेगेटिव लेते हैं, याद है ना साइन कन्वेंशन, नेगेटिव लेते तो डेल्टा यू कैसा होगा, लेकिन वर्क क्या हुआ मेरे बेटा, सिस्टम ने किया ऊपर गया, वर्क पॉजिटिव होगा, दैट इज द इक्वेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी कम होगी और वर्क मेरे बेटा कितना होगा, पॉजिटिव होगा, और टेंपरेचर भी क्या हो जाएगा, कम। ओके, क्योंकि क्या है मेरे बेटा, टेंपरेचर और प्रेशर आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रेशर हमने क्या किया है, ऊपर से लोड कम किया है तो टेंपरेचर भी क्या होना चाहिए, कम। यहाँ पर भी ये हुआ था लेकिन यहाँ पर हमने मेंटेन करवा दिया टेंपरेचर किसके जरिए, हीट के जरिए, किसके जरिए मेंटेन करवा दिया, हीट के जरिए। ओके मेरे बेटा, अब लेट्स सपोज इस सिस्टम को दोबारा से हम अब कंप्रेशन की तरफ लेकर आते हैं, तो कंप्रेशन में लेकर जाएंगे, अभी हम एक्सपेंशन में थे, तो कंप्रेशन में लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस स्टेप को उठाया हमने और यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, अब मेरे बेटा मैंने इसमें लोड इंक्रीज किया, तो लोड इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब जितने भी प्रेशर मैंने बढ़ाया दैट इज P4, जितना भी वो नीचे आया जहां पर रुका उसके वॉल्यूम को हमने लिख दिया V4। लेकिन जाहिर सी बात है अब हमारे पास क्या हुआ मेरे बेटा, कंप्रेशन हुआ है, तो कंप्रेशन में एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, तो मेरे बेटा T2 से बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसमें प्रोसेस करवा रहा हूँ कौन सा मेरे बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कौन सा करवा रहा हूँ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो अगर हीट अंदर रही तो मेरे बेटा हीट अंदर रहा तो क्या होगा, टेम्परेचर पहले T2 से बढ़ के कहीं और चला जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा, कुछ हीट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो हीट को अलाउ करेंगे कि बेस से वो बाहर निकले। कितनी हीट बाहर निकले मेरा बेटा, भाई कितनी हीट बाहर निकले, नहीं जितनी दी गई नहीं, जितना हमारे पास टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर T2 मेंटेन है, जब वो कंप्रेस कर रहा था हमें नहीं पता कि वो शुरू में कितना दिया गया था, ठीक है ना, जितना भी हमारे पास ये कंप्रेस कर रहा है टेम्परेचर, जितना एनर्जी बढ़ गई उसको बाहर निकालना है ताकि टेम्परेचर क्या हो मेरे बेटा, दोबारा से मेंटेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान तो हीट क्या होगा मेरे बेटा, कंप्रेशन के दौरान हीट गेन होगा, क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस होगा तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, 0 होना चाहिए, तो मेरा बेटा इंटरनल एनर्जी, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी कितना होगा, चेंज होगा क्या, टेम्परेचर कैसा रहा शुरू में और आखिर में सेम रहा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी शुरू में और आखिर में क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहता है, इंटरनल एनर्जी भी कैसा रहता है मेरा बेटा, तो कहां से देख रहे हो, ओके ठीक सही। तो मेरे बेटा इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी वर्क और एनर्जी की कन्वर्जन, वर्क और एनर्जी की कन्वर्जन। आखिरी स्टेप में आते हैं, देन फोर्थ स्टेप मेरा बेटा क्या, इसको उठाकर हम लेकर आ गए, अब इतना प्रेशर बढ़ाना है कि प्रेशर दोबारा से बढ़कर कितना हो जाए मेरा बेटा, P1 हो जाए, कितना हो जाए, P1 हो जाएगा, तो मेरा बेटा गैस कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि हमने अलाउ नहीं किया था, ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, कौन कौन से,
ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। हाँ भाई, ओपन में क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? हाँ भाई, हीट और मास दोनों ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज में क्या ट्रांसफर हो सकता है? मैंने कौन सा सिस्टम बोला ये? क्लोज सिस्टम में तो मास ट्रांसफर होगा, क्या गैस बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तब प्रेशर हमने P1 पहुंचा दिया, तो प्रेशर मेरे वॉल्यूम खुद ब खुद मेरा बेटा V1 पे आएगा। लेकिन हमने क्या किया मेरा बेटा, यहाँ पर अब इसको रखा था इंसुलेटर पे। किस पे रखा है? इंसुलेटर पे। इंसुलेटर पे रखेंगे तो हीट बाहर आएगी? हीट बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब है प्रेशर आपने बढ़ाया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो मेरे बेटा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। T2 से कितना हो जाएगा? T1। अब देखिए सारा स्टेप, जब हमारे पास जहां से हमने स्टार्ट किया था प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था, तो आखिरी स्टेप में मेरा बेटा क्या हुआ? वहीं था। तो जब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस को यही डिफाइन करते हैं, जैसे मेरा बेटा जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो वहीं पर क्या हो, इसी को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना? जहां पर, इसका मतलब है कि हमारे पास जहां से स्टार्ट हो वहीं पर एंड, इसको कहते हैं स्टेट। ठीक है ना? अब देखिए स्टेट कैसी रही मेरे बेटा? सेम रही ना, जहां से स्टार्ट हो तो वहीं पर एंड हुआ। तो मेरे बेटा इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी? शुरू और आखिर में सेम रहेगी। अगर इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ ही नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी नहीं हुआ। तो अब अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो बताइए जितनी एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हो? वर्क में कन्वर्ट हो। तो इसका मतलब ये प्रोसेस रिवाइज होता रहेगा, तो सारी एनर्जी किस में होती रहेगी? तो एंट्रोपी क्या मेरा बेटा? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। ये तो मैं हमने बात कर ली, कहीं पर भी हीट ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन अगर हम फिजिक्स में जब हम बात करते हैं एंट्रोपी का, तो हम कहते हैं कि मेरा बेटा जो हमारा यूजफुल एनर्जी है वो हमारा क्या हो जाए मेरा बेटा? जाया हो जाए। तो हम उसको कहते हैं मेरे बेटा वहां पर क्या हो गया? एंट्रोपी इंक्रीज हो गया। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में? हाँ भाई, इट इज थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। कितनी एनर्जी जाया होती है पर यूनिट टेम्परेचर में? ठीक है, कितनी एनर्जी जाया होती है पर यूनिट टेम्परेचर में विच इज अनअवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, जो कि काम करने के काबिल नहीं रहता। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर हमने देखा था ना कि अगर सोर्स से हमने हीट सप्लाई किया तो अब मेरा बेटा कुछ एनर्जी कहां जाया होगी? सिंक में जाया होगी। अब हीट अगर सिंक में जाया होगी तो सिंक का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम उसके रिस्पेक्ट से देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जो एनर्जी यूजफुल थी, इस्तेमाल हो सकती थी वर्क में, लेकिन वो क्या हो गई मेरा बेटा? जाया हो गई। तो इसका मतलब वो एट द एंड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे? एंट्रोपी। अगर वर्क में कन्वर्ट होती तो एंट्रोपी में इंक्रीज नहीं करती। ओके, तो इट इज the thermal energy, it is the thermal energy या heat energy per unit temperature, which is unavailable for किसके लिए मेरा बेटा? फॉर यूजफुल वर्क, जो कि अवेलेबल नहीं रहेंगी काम के लिए। ठीक है, वो एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे। अब इसको जब भी हम निकालते हैं तो मेरा बेटा जितनी भी हीट एनर्जी जाया हुई, ठीक है ना, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय मेरा बेटा क्या? टेम्परेचर। फॉर दिस इक्वेशन आप याद रखें, है ना, ये इक्वेशन किसके लिए मेरा बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कैसा रहे? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर एक ही रहता है वहां पर। लेकिन अगर तुम्हारे याद है कि एक न्यूमेरिकल हमने अटेम्प्ट किया था, उसमें दो टेम्परेचर आ रहे थे। अब तुम कंफ्यूज हो गए थे कि T1 ले या T2 ले, तो उसमें हमने एवरेज लिया था, याद करो। तो उसमें टेम्परेचर जब कांस्टेंट नहीं रहता, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज हो जाता है। 90 से मेरा ख्याल 100 हो गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 90 से 100, हाँ बिल्कुल सही है, मुझे याद भी आ गया। 90 से 100 हो गया था, एवरेज निकाला था 95 हो गया था, और उसको हमने ऐड किया था 273, तो मेरे पास बन गया था 368 केल्विन। ये नंबर एग्जाम्पल है बुक का, मेरा ख्याल है उसके सेकंड एग्जाम्पल है एंट्रोपी वाले का। ठीक है ना, तो वहां पर मेरे बेटा अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो दो डिफरेंट टेम्परेचर है, T1 भी है, अब T2 भी है। अब एंट्रोपी चेंज निकालना है, कितना हीट ट्रांसफर हो, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? T निकालने के लिए T1 प्लस, वहां पर टेम्परेचर आइसोथर्मल नहीं है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में T निकालने के लिए T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ओके, तो वहां पर T इस केस में ऐसे निकलेगा। ठीक है, और जितनी ही एनर्जी जाया होगी, लॉस होंगी, उससे इसको डिवाइड कर देंगे।
देन यू कैन गेट मेरा बेटा यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला है ना हमारे पास, जूल पर केल्विन। समझ रहे हो, एंट्रोपी हमेशा चेंज में देखते हैं, याद है ना? कभी हम एब्सोल्यूट नहीं देखते। कैसे देखते हैं? चेंज देखते हैं। वजह क्या थी? एंट्रोपी तो डिसऑर्डरनेस है मेरा बेटा, तो डिसऑर्डरनेस अगर आपको पता ही नहीं चलेगी कितनी खराबी, तो बाद में कितना खराब हो गया, तो चेंज इन एंट्रोपी इस तरह से पता चल सकता है। तो अगर डिसऑर्डरनेस है तो हमारे पास डिसऑर्डरनेस पहले पता होना चाहिए, तो बाद को कंपेयर करके बता सकते हैं इतना चेंज आ गया। तो एंट्रोपी हमेशा कंपेयर करके आता है। समझ आ गया? वो वाली एग्जांपल हमने बात की थी क्लास में, है ना, कि एक बच्चा है शरारती और दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बहुत ज्यादा शरारती है? पहले शरारती वाले को तो देखें, है ना, पहले ही होगा तो फिर कैसे पहचानेंगे कि वो बहुत ज्यादा, ठीक है ना? तो इसी तरह एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी हमारे पास डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले क्या है ना, और बाद में क्या, देन वी कैन फाइंड द चेंज। डायरेक्टली हम फाइंड नहीं करते एंट्रोपी को। ओके, चले एंट्रोपी मेरा बेटा, एंट्रोपी की जब हम आगे बात करते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है, तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम किसी प्रोसेस में डिग्रेडेशन अगर हम देख रहे हैं, तो एंट्रोपी यूनिवर्स में ऑलवेज कैसा होता है मेरा बेटा? यूनिवर्स में, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहा हूं बोर्ड में, यूनिवर्स में, हाँ मेरा बेटा, एंट्रोपी, यूनिवर्स एंट्रोपी ऑलवेज क्या होगा मेरा बेटा? इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। या तो उसका चेंज नहीं होगा, चेंज कितना होगा? रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है? चेंज कितना होगा? तो चेंज या तो जीरो होगा या तो इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम जब भी एंट्रोपी को यूनिवर्स के लिए लिखते हैं तो डेल्टा एस को लिखते हैं मेरा बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। या तो बढ़ेगा या तो इक्वल रहेगा। इक्वल टू चेंज, अगर इक्वल टू जीरो रहा तो चेंज ही नहीं हुआ, सही ना, चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब है यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस है आप देख लें उसमें यही होगा एंट्रोपी। कैसे मेरा बेटा? यूनिवर्स में हीट फ्लो को आप पहले डिस्क्राइब करें, कहां से कहां होता है? हाँ मेरा बेटा, कहां से हॉट से, लेट सपोज कर लेते हैं मेरा बेटा हॉट से कोल्ड में होता है, आपने मुझे बताया, ठीक है। चलो, तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर एक सिस्टम है हॉट है, इसका टेम्परेचर है मेरा बेटा T1, यहां से किसी रॉड के जरिए, किसी मटेरियल के जरिए हमने हीट ट्रांसफर करा दिया, ठीक है ना, और मेरा बेटा यहां पर ट्रांसफर करवाने के बाद ये मेरा बेटा कहां पर? कोल्ड में ट्रांसफर हो गया। ये तो कैसे होगा? खुद ब खुद होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, ये खुद ब खुद होगा क्योंकि हॉट से कोल्ड में हीट का ट्रांसफर होना मेरा बेटा। अगर इसका टेम्परेचर हमने लिया है T2 तो याद रखें हमारे पास क्या होगा? T1 ग्रेटर देन है T2, सही। तो अगर आप देखें यहां से हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई, लेट सपोज डेल्टा Q, जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी हम, तो याद रखें कि हमारे पास जब भी एंट्रोपी को हम देखते हैं तो एंट्रोपी सर्दी लग रही है, ओके, तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है जब हीट ऐड होता है, और एंट्रोपी डिक्रीज होती है जब हीट लॉस होता है। तो यहां पर देखिए एक जगह से लॉस हो रहा है, एक तरफ से ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, एंट्रोपी पॉजिटिव होगा व्हेन, क्या मेरा बेटा? व्हेन हीट एडेड, इसमें मेरा बेटा टू द सिस्टम, ओके, और एंट्रोपी क्या होगा मेरा बेटा? नेगेटिव व्हेन का मेरा बेटा हीट लॉस होगा टू द सिस्टम।
ठीक है, एंट्रोपी को नेगेटिव। ओके, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो एंट्रोपी, अगर लेट सपोज करो इस सिस्टम का निकालते हैं, एंट्रोपी यहां पर ले लिए, एंट्रोपी S1 है, यहां पर ले लिया S2 है, ठीक है। अब मेरा बेटा देखिए, अगर मैं S1 की एंट्रोपी निकालूं तो इससे हीट लॉस हुआ है मेरा बेटा, कितना लॉस हुआ है, डेल्टा Q डिवाइड बाय क्या करेंगे, T1, ऐसे करेंगे मेरा बेटा। और मेरा बेटा अगर इसकी एंट्रोपी निकाले तो हीट क्या हुआ, यहां पर ऐड हुआ है, तो यहां पर अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा Q डिवाइड बाय T2। बट यहां पर अगर हम देखें तो मेरा बच्चा, अब देखो कौन ज्यादा टेम्परेचर पे, T1 या T2, Q डेल्टा Q और ये डेल्टा Q में कौन ज्यादा है, दोनों सेम, एक से जा रहा है दूसरे से, तो डेल्टा Q की वैल्यू कैसी है मेरे बेटे, टेम्परेचर T1 का ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मेरा बेटा इसका टेम्परेचर क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास T1 ज्यादा है T2 से, तो इस केस में S2 ज्यादा होगा मेरे बेटा S1 से, S2 ज्यादा होगा। अगर हम चेंज निकालने को देखें तो मेरा बेटा क्या लेंगे, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो अब S2 माइनस S1 करेंगे तो S2 की वैल्यू ज्यादा, S1 की वैल्यू क्या है, तो मेरा बेटा आंसर क्या आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब है इस दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं, इस दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं नेचुरल प्रोसेस में क्या हो रहा है मेरे बेटा, हॉट से कहां जा रहा है, तो हमेशा एंट्रोपी कैसा आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्स में हमेशा एंट्रोपी क्या हो रहा है मेरा बेटा, इंक्रीज हो, क्योंकि सारे नेचुरल प्रोसेस हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं, सारे नेचुरल प्रोसेस इसी बेसिस पे होते हैं। और यूनिवर्स का टेम्परेचर विद द टाइम क्या होता जा रहा है मेरा बेटा, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी मिलेगी टाइम के साथ साथ, जब हीट एनर्जी आती जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो मेरे बेटा टाइम के साथ, अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए देखें तो एक वक्त आएगा कि एनर्जी ट्रांसफर होते होते पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। एक फर्नेस है वो हीट देता ही जा रहा है एनवायरमेंट को, अब एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फर्नेस का टेम्परेचर तो फिक्स है, लेट सपोज कर लो 300 डिग्री है। अब वो एनवायरमेंट को टेम्परेचर देते जा रहा है, टेम्परेचर एनवायरमेंट का बढ़ते एक दिन आया 300 हो गया। अब बताओ हीट कहां जाएगा, अब हीट कहां जाएगा, अब तो कहीं ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, दोनों कैसे आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब है अगर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बात करें तो हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा पूरी यूनिवर्स का। कहा जाता है एक वक्त में आएगा कि पूरी यूनिवर्स का टेम्परेचर या पूरे अर्थ का टेम्परेचर आप कंसीडर कर ले तो कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ना, सारी चीजें कैसी इक्वल टेम्परेचर पे। तो जब इक्वल टेम्परेचर पे तो क्या कोई वर्क हो सकेगा, कोई इंजन वर्क नहीं कर पाएगा, कहीं पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा, तो सारी चीजें सीज हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं लाइफ यहां पर सीज हो जाएगी एक वक्त में, और इसको कहते हैं हीट ऑफ डेथ। ठीक है, ये बुक में लव्स मेंशन हीट ऑफ डेथ क्या है मेरा बेटा, जब पूरे इन्वायरमेंट का क्या होगा टेम्परेचर, पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वो सारे चीजें सारे ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो कहीं पर भी हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो मेरा बेटा वर्क भी, तो इस वजह से क्या होगा, वर्क होना बंद हो जाएगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी मेरा बेटा, खत्म हो जाएगी, लाइफ सीज हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द एंड इफेक्ट ऑफ एंट्रोपी, कि अगर आखिरी वक्त आ गया एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते, तो एक वक्त जब फाइनल स्टेज आएगा तो देन ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम टेम्परेचर एंड इट मींस कि हमारे पास सबका टेम्परेचर सेम है, तो मेरा बेटा क्या हो जाएगी, लाइफ सीज हो जाएगी। और उसके बाद फिनोमेना, अच्छा ओके लिख देते हैं ये वर्ड, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम टेम्परेचर ऑफ, क्या मेरा बेटा, टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स बिकम्स कैसा मेरा बेटा, थर्मली, कैसा मेरा बेटा, थर्मली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो लाइफ क्या हो जाएगी मेरा बेटा,
सीज हो जाएगी, और इसी को कहते हैं हीट डेथ, हीट डेथ थर्मली। बिकॉज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो क्या होगा मेरा बेटा, सारी चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सही है, तो नेचुरल फिनोमेना के मुताबिक तो यही है कि हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम काम करेंगे तो ये हमारे पास मेरा बेटा आखिरी इफेक्ट में हमारे पास थर्मली ऑब्जेक्ट क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बेटा आते हैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर सेम लिया ना, एक ही टेम्परेचर पे तो T1 टी ले लिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा टेम्परेचर यहाँ चेंज हो रहे होंगे तो फिर टी कैसे निकालेंगे, ये तो बताया था। ओके मेरा बेटा सर से बोलो लैपटॉप दे दे, जल्दी जल्दी। वो मोबाइल लेकर आया नहीं, अच्छा मेरा मोबाइल वो पड़ा। दस 15 एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं, जो प्रैक्टिस वाले हैं मैंने अपलोड किए। ठीक है ना, जिसमें आप कह रहे थे हमें मसला भी आ रहा है। ठीक है, जिसमें आप कह रहे थे हमें मसला भी आ रहा है, आराम से, कोई बात इसको उसके ऊपर रख लेते हैं। ये लग जाए, कुछ कह रहे थे हारिस, पुराने केबल पे मतलब एक ही ईयर इवन बेटा पी वाले बटन दबाओ। ठीक है ठीक है ठीक, ऑन है। ऑन हुआ है, अरे बटन प्रेस करना है ये वाला। लाइट्स वाल बंद कर दो बेटा। चल चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई नजर आ रहे सबको? बेटा आवाज नहीं आ एहसन की, मैं आ रहा हूँ कॉपी चेक करता हूँ। ठीक है चलिए बस छोड़ दो, तुम्हारे पास कॉपी नहीं है अभी, मैं देख रहा हूँ मुझे क्या पढ़ाते हुए मैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन
हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, चेंज टेम्परेचर और इस थर्मोडायनेमिक स्टेट और चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। पक्की बात। टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता मेरे बेटा, स्टेट पे डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेट। हाँ भाई, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए बात नहीं की थी हमने थर्मोडायनेमिक्स में अभी, तो मेरे बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी, मेरे बेटा अगर जहां से जितना हीट ट्रांसफर किया और फिर वापस आ गया तो रिवर्सिबल हो गया, जितना ट्रांसफर किया उतना वापस आ गया, तो आप बताइए एंट्रोपी चेंज कितना होगा? जीरो होगा मेरे बेटा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो। ये सवाल देंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन substance, working substance, design engine, size engine, types of fuel और क्या हुआ, ये ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, नजर आ रहा है सबको? हाँ भाई, टेम्परेचर ऑफ, ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर ई है। अगला सवाल देखिए। चलो कुछ चीजें तो आप पे छोड़ते हैं ना, अगला जरा जल्दी ले आते हैं। जिस चीज देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बीच की कुछ चीजें मैं हटा रहा हूं अभी, ओके, वो एंथैल्पी से रिलेटेड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, जहां पर हीट ट्रांसफर ना हो, कहां नहीं होता, कौन सा प्रोसेस? हीट ना सराउंडिंग से अंदर आ रहा ना बाहर जा रहा, ओके। हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज, हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में, पॉजिटिव। First law of thermodynamics states the energy can't created nor destroyed, only change from one form to another form. Okay, ये भी केमिस्ट्री का सवाल है। In an exothermic reaction, ये छोड़ दें भाई, एंथैल्पी चेंज है। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, मेरे बेटा ये आ चुका शायद सवाल पहले, क्लाउड कैसे बनता? मेरे बेटा अगर देखें, हमारे पास यहां से पानी एवापोरेट हुआ, ऊपर जाके एक्सपेंड होते हुए क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है ऊपर। अब ठीक है ना, तो क्लाउड बनता ही बेसिकली आपके लिक्विड के जमा होने से, जब वो क्या होता है ऊपर जाके ठंडा होता है, यहां पर जाके क्योंकि बॉयल हो रहा है तो ऊपर जाते जा रहा है, और ऊपर जाके क्या बन जाता है मेरे बेटा? क्लाउड बन जाता है। अब ऊपर जा रहा तो क्या होगा मेरे बेटा? एनवायरमेंट में एक्सपेंड हो रहा, सही, एक्सपेंशन होने के साथ साथ मेरे बेटा वहां पर वो एनवायरमेंट में हीट ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोसेस कौन सा होता है मेरे बेटा? एडायबेटिक, एडायबेटिक प्रोसेस होता है। क्लाउड फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एडायबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई, गैमा क्या है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेरे बेटा। इट इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन, ओके, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिस्कस किया था। अब इन रियल लाइफ नो इंजन कैन इज कार्नोट बिकॉज ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ऑलवेज फ्रिक्शन, कार्नोट हैव ओनली रिवर्सिबल स्टेप्स और ऑल। All processes are irreversible. तो Carnot engine have only reversible steps. Okay. हाँ भाई, अगला सवाल। हाँ भाई, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21।
Coefficient of performance of a refrigerator is always okay. Carnot engine working efficiency कितनी होगी भाई? टेम्परेचर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट ना करें ना, 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, बस वो कन्वर्ट कर लीजिए। 1 माइनस T2 कितना दिया हुआ 300 और T2 कितना दिया हुआ 0 से 0, 2 मर गया मेरा बेटा। यहाँ पर 4 को भेज दिया, इधर 4 गया तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 4, 1/4। ओके, यूनिट ऑफ एंट्रोपी अच्छा। हीट इंजन रिसीव, एक हीट इंजन रिसीव कर रहा है 80 मेगावाट ऑफ हीट, ठीक है। हीट इंजन रिसीव 80 मेगावाट ऑफ हीट फ्रॉम अ फर्नेस एंड रिजेक्ट कितना मेरा बेटा 50 मेगावाट। तो बताइए कितना नेट उसकी पावर होगी 30। बिल्कुल सही है, रिसीव कर रहा है 80, लॉस कर रहा है मेरा बेटा 50। आइए नीचे वाला सवाल। हाँ भाई, हीट एब्जॉर्ब QH है और हीट रिजेक्ट हमारे पास QC, तो वर्क बताइए किसके बराबर होना चाहिए? QH माइनस QC होना चाहिए, सही है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने वाली हीट QH लिखा है। Which of the following is an example of reversible process? स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे वापस आ जाएगा क्या? ठीक है, तो कंप्रेशन ऑफ isothermal and adiabatic process are regarded as दोनों हो सकेंगे। ओके, अगला सवाल। हाँ भाई जल्दी जल्दी चलो, स्टेप्स टाइम कम है। फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान हॉट बॉडी है, हाँ भाई कितना होगा? मेरा बेटा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड के दरमियान कितना रहे, 0 रहे, ताकि ट्रांसफर क्या हो मेरा बेटा कम से कम हो और जाया ही नहीं होगी। जब हीट तो हमारे पास क्या रहेगा मेरे बेटा, सराउंडिंग में जा ही नहीं रही हीट, तो हमारे पास सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 100%, तो 0 होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। ओके, हाँ भाई, वर्क डन बाय अ क्लोज सिस्टम इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस के मुकाबले में क्या होता है, वर्क रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, 100% भी आ जाता है, ठीक है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ क्लॉसियस। वो तो कार्नोट इंजन की बात करते हैं। ओके, आखिरी मेरा बेटा MCQs नंबर 32। ऑन अ रिवर्सिबल प्रोसेस हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 केल्विन, यहां पर मसला है वैल्यू का, एंड T2 केल्विन, एंड अदर रिवर्सिबल प्रोसेस ऑपरेट्स बिटवीन T2 and 400. तो both engine have heat input and output. The temperature is equal to T2 is equal to किसके बराबर होगा, T2 is equal to एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल बोल रहा है। क्या बोला, वन रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 and T2, another is irreversible between T2 and both engine have same input and output.
इनपुट एंड आउटपुट अगर दोनों का सेम होगा तो दोनों की एफिशिएंसी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी ना। तो वहां पर एक सोर्स है एक सिंक है, तो मेरा बेटा दोनों की इनपुट और आउटपुट सेम है। हमसे बोल रहे हैं, ये मैंने भी सवाल अभी देखा, ईटा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2। दोनों की इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है मेरा बेटा, सेम है। तो एक का अगर हम लेंगे, एक का टेम्परेचर सोर्स का कितना है, सिंक का डिवाइड होता है ना, सिंक T2 डिवाइड बाई 1600 केल्विन, और मेरा बेटा दूसरा कितना है T1 माइनस, हाँ भाई T2, अब T2 ऊपर नहीं आएगा, अब यहाँ पर सोर्स है, दूसरा कितना है, हाँ भाई 400 डिवाइड बाई T2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का मेरा बेटा, ये 1 से 1 मर गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है मेरा बेटा। और हमारे पास T2 उधर चला गया, 1600 इधर आ गया, तो T2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और 400 मल्टीप्लाई बाई 1600 ले लिया और इसका अंडर रूट ले लिया, आंसर आ जाएगा। इस तरह लेके बताइए, ये T2 यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया, T2 का स्क्वायर हो गया, ये 1600 डिवाइड से इस तरफ आया, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के लिए आंसर बताइए कितना आ रहा है आंसर। अभी तो फिलहाल यही लग रहा है, टेम्परेचर आ रही वैल्यू, एट हंड्रेड सही है। तो 800 ऑप्शन नंबर ए सही। ओके मेरा बेटा, ये वाला थ्योरी आखिरी क्वेश्चन का ये शामिल नहीं है हमारे उसमें, 318 इस तरह के। लेकिन आप जब वाटर का दिख रहा है 4200, यानी कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तकरीबन 4200 जूल लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट कैपेसिटी क्या है मेरा बेटा, ज्यादा। दैट्स व्हाई हमारे पास जो है, तो ऑप्शन सही है, हीट कैपेसिटी आप लिखते जाइएगा। ये तो अपलोड है ऑलरेडी, ठीक है ना, अपलोड है वहां पर, ठीक है। आप बाद में भी देख सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हीट कैपेसिटी इज हाई, द मिनिमम वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में कम से कम वर्क होगा मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा आइसोकोरिक, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो मेरा बेटा कितना वर्क कितना हो गया, अच्छा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैक्सिमम वर्क डन इन किसमें होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है मेरे बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, कार्नोट इंजन वर्क्स 50 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, एंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितना होगा हमारे पास, एफिशिएंसी कितना बोला है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 को भी कन्वर्ट कर लिया मेरा बेटा, 273 ऐड कर दिया, 323 बन गया, 1 माइनस 323 डिवाइड बाई 473, ठीक है। और मेरा बेटा 473 इधर ले आके माइनस कर लिया हमने, तो 473 150 हो गया मेरा ख्याल है, और डिवाइड में आ गया 473, यही है। ओके, माइनस करके बताइए, यही आ रहा है ना, कितना आ रहा है 0.31। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। अभी डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू डेल्टा टी, द थर्मल, हाँ भाई, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ ओरिजिनल वैल्यू और मटेरियल, ऑल ऑफ मेरे मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मेटल ज्यादा एक्सपेंड करता है, कोई और चीज कम एक्सपेंड करती है, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पे एक्सपेंशन डिपेंड करता है। तो ये सारी वैल्यू पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी कि कितना हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, कितना ओरिजिनल लेंथ था हमने बात की थी, है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और नन ऑफ दीस। मेरा बेटा है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT ओवर m, तो ये कहां आता है मेरा बेटा, अंडर रूट के अंदर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बोला भाई अगर जो प्रेशर है वेरी कर रहा है 20 से 300 atm,
इनिशियल वॉल्यूम था 400, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, कितना होगा फाइनल वॉल्यूम, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे मेरा बेटा, ठीक है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सही, तो 20 मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है 400 और डिवाइड बाई मेरा बेटा, अब कितना बोला है वॉल्यूम हो गया आपका, नहीं नहीं आपसे बोला 300 है ना, तो वॉल्यूम पूछा है आपसे, 20 से 20 मर गया मेरा बेटा, है ना, 4 6 तो 80 डिवाइड बाई 3 हो गया 26.66 आना चाहिए, ऐसी ओके 26.66 आना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग देख लें अगर मैं इस तरह हम कैसे निकालते हैं, 26.66 आना चाहिए, 80 डिवाइड बाई 3 है ना, तो कितना मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है 3 से, 78, कितना डिवाइड हो सकता है, कैसे सोचेंगे आपने, 3 को अगर 10 दफा पढ़ेंगे कितना आएगा 30 और 20 दफा पढ़ेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा, और मेरे बेटा हम अगर आगे जाए, अब कितना बचा है 80 में कितना 20 रह गया, मैक्सिमम कितना डिवाइड हो सकता है 18, तो कितना हो जाएगा 78, तो मेरा बेटा 78 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 है ना, तो हमारे पास ये कितना बना, ये तो 26 बन गया, और 2 डिवाइड बाई 3 मेरा बेटा कितना बना 26.66, ओके, which for a given mass of a gas at constant temperature volume is inversely proportional to pressure, कौन सा लॉ, बॉयस लॉ, 122 Fahrenheit which correspond to the Kelvin temperature किससे होगा मेरा बेटा Fahrenheit, पहले हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें, सही, तो हमारे पास कितना मेरा बेटा याद है ना, सेल्सियस में TC इज इक्वल टू TF माइनस क्या मेरा बेटा 32 5 डिवाइड बाई 9, तो मेरा बेटा TF कितना है माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, हाँ मेरे बेटा इसको माइनस किया तो 90 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, 9 से ये 9 चला गया, 10 बचा मेरा बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना बना 50, और मेरा बेटा कितना केल्विन में पूछा हमसे 273 ऐड कर दें तो 323 आंसर, सही, स्पीड में तो नहीं कर रहा मैं, ओके समझ आ रहा है, तो मेरा बेटा इसको माइनस किया 90 आया, 90 में से 9 था नीचे, तो बस वो कैंसिल किया तो 1 आ गया, 10 10 है मेरा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 50 हो गया, 273 ऐड कर दिया, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया 273, सही आंसर, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये तो कोई मसला ही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन ए डायबिटिक प्रोसेस, इनमें से क्या होता है डायबिटिक प्रोसेस के दौरान, इन और बोथ, ठीक है मेरे बेटा, ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस टू कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कैसे हो सकता है, नहीं ना, वॉल्यूम फिर टेम्परेचर दोनों जो कांस्टेंट भी टेम्परेचर है और प्रोपोर्शनल भी पूछ रहा है, तो वैसे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए था, तो फिर हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं, ओके मेरा बेटा, कह रहा है 2 kg ऑफ एल्यूमिनियम हीट फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच हीट डेल्टा क्यू इन कैलोरी इज सप्लाइड टू द बॉडी, हाँ मेरा बेटा कितना हीट सप्लाई किया जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T, मेरा बेटा M कितना 2 और C कितना मेरे बेटा कैलोरी में दिया हुआ ऑलरेडी, कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो मेरे बेटा डेल्टा T कितना 10 है ना, 25 है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जितना सेल्सियस में चेंज आता है उतना ही किस में चेंज आता है, तो मेरे बेटा मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20, और ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करना है मेरा बेटा, या मैं इसको छोड़ देता हूँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे बेटा 2 से इसको मल्टीप्लाई किया कितना बना 4, और 15 को मल्टीप्लाई किया कितना बना 30, तो ये हमारे पास आ गया 4.30, ओके, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा मेरे बेटा 2.15 बन गया, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 हो गया, और 15 से 2 को मल्टीप्लाई किया 30 हो, तो हमारे पास 4.30 आएगा, ओके
ऑप्शन नंबर ए सही है। लेट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, 400 ml gas initially is contained at 2 atm. What will be the final volume if the pressure is changed to कितना मेरा बेटा 760 torr? तो 760 torr equals to how much atm? 1 atm मेरा बेटा। तो प्रेशर बढ़ा है कम हुआ है? कितना कम हो गया? हाफ हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? डबल। ठीक है ना, इनवर्स होता है ना रिलेशन। तो प्रेशर हाफ होगा तो कितना हो जाएगा मेरा बेटा? वैसे ही हम सॉल्व करना चाहे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से भी निकल जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि प्रेशर कितना हो गया, हाफ हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए मेरा बेटा? डबल हो जाना चाहिए। तो 800 सही ऑप्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट टू, से जल्दी से बता दें। ठीक है, ओके। ये वाले सवाल में मुझे लगता है ऑप्शन में मिस्टेक्स हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस हैज प्रेशर P, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज 3P? तो मेरे बेटा प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। पहले टेम्परेचर कितना है? 15 है, और अब प्रेशर कितना हो गया? 3P। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना आ जाएगा? 45। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास कितना बनना चाहिए? 273 45 ऐड कर लेंगे तकरीबन 300 कुछ बनना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं है, नहीं मौजूद। ओके। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। हाँ भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। हाँ भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द गैस। हाँ भाई, किससे हो? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है इनमें से? अगर गैस ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी मेरे बेटे। डेंसिटी कैसे ज्यादा होती? मास पर यूनिट। अब अगर तुम देखो गैस की डेंसिटी बढ़ानी, गैस की डेंसिटी चेंज हो सकती है क्या? हो जाती है, क्योंकि मेरे बेटा वॉल्यूम चेंज हो जाता है गैस का। कंप्रेसिबल है ना, हाईली। तो मेरे बेटा अगर लेट सपोज यहां से वॉल्यूम V1 था, ठीक है ना, लेट सपोज V1 था, अब हमारे पास इसमें मास जितना भी था M, तो मेरा बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, है ना। अब हमारे पास अगर यहां पर गैस में क्या कह रहे हैं, और सवाल क्या था? हाँ भाई, अच्छा, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पहले से? तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगा तो बताओ प्रेस करने के बाद प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? हाँ, कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो डेंसिटी किसके इनवर्स है ना, वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो मेरा बेटा क्या होना चाहिए? प्रेशर भी बढ़ जाना चाहिए। ओके। व्हाई अ गैस थर्मोमीटर, हाँ ऑप्शन नंबर ए से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। ओके। Why a gas thermometer is more sensitive than liquid thermometer? ऑप्शन देखिए, gas expands more on heating, no expansion of gas expand less on heating, or none of these. Gas expand, okay. हाँ मेरे बेटा, at what temperature Fahrenheit and degree Celsius are coincide? ये हमने किया भी था मेरे बेटा, -40। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहेगा? ओके, विच ऑफ द, ठीक है, इन विच प्रोसेस दैट डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट? आइसोथर्मल। ओके मेरे बेटा, आइए, एन आइडियल इंजन है, ऑपरेट कर रहा है मेरा बेटा 273 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस एंड एब्जॉर्ब्स, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 600 जूल। क्या हुआ? किसी ने बटन प्रेस कर दिया क्या? अच्छा, लाइट चेंज किया ऐसा नहीं लगता।
बंद करो बेटा, अब टी वाले अब ऑन करो। नहीं आ बट ऑन है ना? अच्छा अब आए। हाँ बेटा, एफिशिएंसी कितना होगा हमारे पास अगर वो दो टेम्परेचर के दरमियान काम कर रहा? इन दो टेम्परेचर के दरमियान मेरा बेटा T2 T1 क्या होगा? याद है ना एफिशिएंसी, T2 डिवाइड बाई T1। तो मेरा बेटा T2 हमेशा क्या होगा? कम होगा। T1 क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरा बेटा 273 ऐड यहां पर किया, तो इसमें 273 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 127 में 400, और इसमें 273 ऐड करोगे कितना बन जाएगा? 500। तो 1 माइनस 400 डिवाइड बाई, अब मेरे बेटा मैंने 500 को उधर भेजा, तो 500 माइनस 400 कितना बना? 100 ऊपर आया, नीचे कितना आया? तो मेरे बेटा 2 0 कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाई कितना हुआ? 5। 1 डिवाइड बाई 5 कितना बनता है? 0.2, और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से तो 20% बनता है। ठीक है, डन है? ओके। हाँ बेटा, at -273 degrees Celsius, at -273 degrees Celsius, velocity of molecules is equal to कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 0, है ना? इसका मतलब 0 केल्विन है ना? अगर सेल्सियस में दिया हो -273 सेल्सियस मेरा बेटा, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, +273 ऐड करेंगे, तो 0 केल्विन। 0 केल्विन में क्या हो जाता है मेरा बेटा? स्पीड क्या हो जाती है? 0। -40 फ़ारेनहाइट कितने के बराबर? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है -40 पे, तो -40 सेल्सियस के बराबर। ठीक है, अब मेरा बेटा ये कह रहा है कार्नोट इंजन, जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आया, है ना? इसको कन्वर्ट कर लीजिए मेरे बेटा, इसमें 273 ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 300, और ये कितना बनेगा? 400। 1 माइनस 400 माइनस 300 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो वो तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। 100 डिवाइड बाई 400 मेरा बेटा, जो 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4 कितने के बराबर होता है? 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया? 25%। ओके, एफिशिएंसी पूछा है? अच्छा नहीं, एनर्जी पूछा है हमसे, सॉरी, वर्क पूछा है। एफिशिएंसी आ गई ना तो वर्क निकल जाएगा, है ना? हीट क्या दिया हुआ है? हीट सप्लाई कितना किया गया? 40 जूल। तो हमारे पास एफिशिएंसी आई 25%। तो मेरे बेटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई सप्लाइड एनर्जी। मेरा बेटा यहां पर क्या, ये कितना बना? 0.25 मल्टीप्लाई बाई सप्लाई एनर्जी कितनी है? 40 इज इक्वल टू वर्क निकाल लो। 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास रहेगा 10। देखिए 10 है ऑप्शन। ओके, 10 जूल, है ना? 40 मल्टीप्लाई बाई 0.25, सही? तो हाँ बेटा, हाँ बेटा, यहाँ पर 0.25 भी तो लिखा है, मल्टीप्लाई 100 हो तो यहाँ 25% रखते हैं, डिवाइड में भी तो 0.25 बन जाता। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ पूरा पूरा। अच्छा मैं स्पीड में कर रहा हूँ तो आ जाओ पूरा कर देते हैं। ईटा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई, तो मेरा बेटा ईटा कितना है? 25%।
डिवाइड बाय कितना करेंगे 100 इज इक्वल टू क्या बना डेल्टा डब्ल्यू इंटू Q1। अब ये क्या हो जाएगा 0.25, मैंने डायरेक्ट 0.25 लिख दिया था, सही। तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में जरूरत ही नहीं। मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना मेरा बेटा 40 इज इक्वल टू वर्क आ गया मेरा बेटा कितना बना 10 जूल। मैक्सिमम वर्क डन पॉसिबल इन दिस प्रोसेस आइसोथर्मल, है ना, सारी हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है वर्क में, सही। हाँ, थर्मल रेडिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, रेडिएशन जो हीट आती है इज एन एग्जांपल ऑफ मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच, अच्छा हमारे पास इन विच मोड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोर। मेरे बेटा तीन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तीन तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं ना, एक होता है कंडक्शन, एक तो कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। अगर लेट सपोज करिए अगर एक सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, रॉड के जरिए मैं एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, या मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता रहता है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर ये गैस में हो, गैस में क्या होता है, जैसे हमारे पास कन्वेक्शन होता है मोटरसाइकिल के इंजन में, अब वहां पर क्या होता है कि कोई गैस आएगा, टच करेगा, ये ऊपर चलेगा एनर्जी लेके, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं करेगा। कंडक्शन, तीनों में फर्क पता है ना, चले मैं आपको समझा देता हूं तीनों में फर्क। आ गया भाई, तीनों में फर्क क्या हो, ओके। देखिए अगर कंडक्शन की बात करें तो सॉलिड में मोस्टली होता है, या होता ही सॉलिड में, मॉलिक्यूल एक को हीट मिला, ये अगले को, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, वाइब्रेट कर सकते, तो ये इसको एनर्जी मिलेगी, इसको देगा, ये आगे वाले को देगा, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर गैस में देखें तो लेट सपोज आपका अगर बाइक का ये इंजन है, तो कोई गैस आया, वो हीट एनर्जी इससे लेगा और चला जाएगा ऊपर, ठीक है, जिसकी हाई एनर्जी आ जाएगी, फिर लो एनर्जी वाला का आएगा, उसके पास आएगा, फिर दोबारा एनर्जी लेगी, तो इसका मतलब आपस में ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो ले रहा है एक, चला जा रहा है, फिर दूसरा आता है, वो लेता है एनर्जी, फिर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल में कंडक्शन, और रेडिएशन में तो मीडियम की जरूरत होती ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रांसफर किस में होता है मेरा बेटा, हीट एनर्जी हमारे पास रेडिएशन प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में, रेडिएशन प्रोसेस। वर्क डन, हाँ भाई, वर्क डन किस प्रोसेस में, जीरो, हाँ मेरा बेटा। इंटरनल एनर्जी के लिए इक्वेशन में से कौन सी सही, हाँ भाई, डेल्टा यू, डेल्टा की वजह डी लिखा हुआ, कोई मसला नहीं, चेंज है वो भी, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा वी, हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, हाँ भाई, और डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा, अच्छा डेल्टा वी, और हमारे पास यहां पर प्लस आखिरी में आ रहा है प्लस डी डेल्टा वी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सही है मेरा बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। डी कैसे सही हो सकता है, आप देखिए ना क्या होता है, एनर्जी की इक्वेशन बताइए, Q इज इक्वल टू, हाँ भाई, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मेरा बेटा मैं डब्ल्यू इस तरफ भेजूंगा तो यहां पर इंटरनल एनर्जी अलग हो जाएगा, तो Q तो आ गया माइनस क्या आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू किसके, पी डेल्टा वी के बराबर होता है। तो मेरा बेटा पी तो कांस्टेंट है, डेल्टा वी तो देखो डी का मतलब चेंज है, तो डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, डेल्टा क्यू, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर मेरा बेटा सी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विच फोर्स एक्सर्ट ऑन द कंटेनर सच दैट वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, if the force exert on the container such that volume reduced by half, then temperature of the container will be, अगर कह रहा है भाई वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया हाफ, रिड्यूस का मतलब है कंप्रेस कर दिया, तो ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ा होगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या होगा, अगर कंप्रेस करेंगे मेरा बेटा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मेरा बेटा इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर,
इस प्रोसेस में एंट्रोपी हैज बीन कॉल्ड द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम बिकॉज, इसकी वजह क्या है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज डिक्रीज, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है मेरा बेटा। ठीक है, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन। आइसोकोरिक में ना वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सही मेरा बेटा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आइए मेरे बेटे डेल्टा टी निकालना है हमें, T2 माइनस T1। तो सेल्सियस में और केल्विन में चेंज कैसा रहता है? सेम। तो जरूरत नहीं केल्विन में कन्वर्ट करने की, तो आप डायरेक्टली निकालें, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत। तो फाइनल कितना है मेरा बेटा? 20 माइनस 20। तो मेरा बेटा माइनस माइनस तो कितना हो गया? तो केल्विन में भी वही रहेगा, सही, केल्विन में भी वही। डन, ओके। if a force compress an ideal gas, volume reduced by half, what happened its temperature? डबल हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर डबल करेंगे। इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एफिशिएंसी इज मोस्ट रेलिवेंट टू विच क्वांटिटी? ट्रांसफॉर्मर, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड और पावर। तो मेरे बेटा सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस क्वांटिटी के लिए यूज होता है? आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो पावर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, एनर्जी या पावर, ठीक है, एनर्जी या पावर। तो उन्होंने एनर्जी दी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है मेरे बेटा? पावर। ओके, तो कौन सा टर्म ज्यादा इस्तेमाल होता है, कौन सी क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल होती है एफिशिएंसी के लिए? इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज, हाँ मेरा बेटा किसके लिए अप्लाई होता है? energy can't be created or destroyed. No heat engine can have 100% efficiency. हाँ भाई, entropy of the crystal at absolute zero is zero. Heat flow from cold to hot object. ऑप्शन नंबर, क्योंकि लिमिटेशन बताता है ना। अभी ये क्या हुआ, यहां नहीं आ रहा, तुम बोल दिया करो। ये बार बार ये इसका वायर जो है थोड़ा सा लूज है। आया, कहां गया? आगे 43 था, ठीक है। तो मेरा बेटा असल में तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिमिटेशन बताता है ना फर्स्ट लॉ की। तो असल में उसमें हमने देखते हैं कि क्या होता है मेरे बेटा, लाजमी कुछ ना कुछ हीट क्या करेगा? सिंक को जाया करेगा, ठीक है ना। या तो उसमें वर्क करना पड़ेगा, अगर कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर करवाना। तो हमेशा लॉस के बारे में बात करता है, तो बताता है 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा बेटा कह रहा है इफ द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज टू 177 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम फाइंड द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, कितना होगा? हाँ भाई, इसको कन्वर्ट कीजिए केल्विन में और निकाल लीजिए इसका रेशियो। इसका रेशियो 127 का रेशियो कितना बनेगा? 273 ऐड किया, ये बन गया मेरा बेटा कितना? 300। और ये कितना बन गया मेरा बेटा? 450। और 450 हमारे पास याद है ना, वॉल्यूम का निकालना है हमें। तो V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, सही है। तो अगर हम यहां पर वॉल्यूम का रेशियो निकाले V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1, सही, ओके। तो हमारे पास कितना बनना चाहिए? एक कितना आया? 300 और दूसरा आया 450। ये हमारे पास 0 से 0 वॉल्यूम ले लेंगे, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2 ले लें, ओके। तो अब क्या बना? 300 डिवाइड बाई 450, एक 0 से एक 0 किया मेरा बेटा। और 5 की टेबल में ले लें तो कितना बनना चाहिए? 6। और ये कितना आएगा? 9। अभी भी आ रहा है 3 और ये कितना आ रहा है? सॉरी
2/3 2/3 है कहीं क्या आ रहा है? अगर अब 3/2 ना, तो इसने T2 डिवाइड बाई T1 लिया हुआ, तो 3/2 उलट कर लेंगे। हमने T1 डिवाइड बाई T2 लिया हुआ, सही। तो T1 डिवाइड बाई T2 लिया हुआ था, तो 2/3 आ रहा था, लेकिन हम इनवर्स करेंगे तो T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3/2। ओके। अच्छा, अगले सवाल में आइए 45 में। द सिस्टम इन विच हीट नाइदर इंटर और लीव द सिस्टम, एडियाबैटिक, नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस इन, हाँ भाई, कौन से प्रोसेस के दौरान? सोचिए, पक्की बात है, जहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आए। कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल में। कोई एनर्जी जाया नहीं थी, सारा का सारा क्या बन जाता है? वर्क। तो मेरा बेटा अगर एनर्जी जाया नहीं हुई, तो क्या एंट्रोपी क्रिएट करेगा? तो मेरा बेटा सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो रहा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, क्या होगा? इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, डिक्रीज विद इंक्रीज, इज इंक्रीजिंग प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मेरे बेटा वैसे तो हमारे पास देखिए, नॉर्मली जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन आइस के लिए डिफरेंट केस है, क्योंकि याद करो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है? नहीं, जब फ्रीज हो रहा होता है, तो बजाय कोई चीज, जब भी कोई चीज फ्रीज होती है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? पहले से कम। लेकिन आइस में क्या हो जाता है? तो एनोमलस बिहेवियर कहते हैं उसको वाटर का, ठीक है। तो वहां पर उलट होता है। सिर्फ आइस के लिए स्पेशल केस है कि जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरा बेटा याद रखिए डिक्रीज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आइस के लिए। लेकिन अगर इन केस कोई और ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया उसने जानबूझ के, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, तो आइस के लिए जब बोल रहे हैं तो मेरा बेटा डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और अगर कोई और चीज होती इसके अलावा, तो हम विद द इंक्रीज प्रेशर करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है मेरा बेटा? इंक्रीज। ओके। एडियाबैटिक कांस्टेंट, हाँ मेरे बेटे, गैमा जिसको हम कहते हैं, कितना होता है? 1.4। ये हमने न्यूमेरिक उसमें किया है ना, फर्स्ट ईयर में। ओके। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल विल बी 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, है ना, 0 केल्विन होगा तभी पॉसिबल है, 100% हो सकता है। तो कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होना चाहिए? 0 केल्विन। A Carnot engine works with a source at temperature 27 degrees Celsius and sink minus 123 degrees Celsius. The efficiency किसके बराबर होगा? हाँ भाई, सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर बता दिया। 273 एक में ऐड कर लें, 150 और 300, ठीक है, 150 और 300। तो इसको करेंगे, कहां गया ये वाला सवाल? अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा हो गया। ओके, चल तो मेरा बेटा यहां पर 273 ऐड करेंगे, 273 तो कितना हो जाएगा? 150। और यहां पर 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। सही है। तो अब हम क्या करें? एफिशिएंसी निकालना है हमें, तो 1 माइनस T2 डिवाइड बाई, तो लार्ज हमेशा T1 होता है, तो 1 माइनस 150 डिवाइड बाई 300। सही है, मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में करेंगे, एफिशिएंसी परसेंटेज में दिया हुआ नहीं है, 300 भेजेंगे तो यहाँ 150 डिवाइड बाई 300 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास 0, और फिर हमारे पास यहाँ पर 15 1 15 1/2, 1/2 किसके बराबर बनता है? 0.5, तो 0.5, ठीक है, 0.5। सही। तो 15 1 15 और 15 2 30, ठीक है। तो 1.2 हो गया मेरा बेट, 1/2 हो गया, 1/2 हमारे पास 0.5 के बराबर है। अच्छा, अगला सवाल देखिए जरा जल्दी से, 51 पे आइए। A 5 kilowatt heater is used to heat the bath. हाँ मेरा बेटा, it takes कितना मिनट? 40 minutes to heat up the water. How much electrical energy
हैज बीन कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट हुआ होगा। तो मेरा बेटा वॉट है ना एनर्जी, अरे ये मार्कर अब काम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा ना, पावर एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। तो मेरे बेटा कितना पावर 5 किलो ना, 10 की पावर कितनी बन गई किलो 3 मेरा बेटा, और टाइम कितना दिया 40 मिनट्स, और मेरे बेटा हर मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो मेरे बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 5 जा 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120 हो गया, और कितने जीरो, ये 10 की पावर 3 है और एक जीरो ये, तो 10 की पावर कितना बन गया 5। समझ गया ना कैसे बनाया मैंने, 10 की पावर 3 एक जीरो ये एक जीरो ये, तो 10 की पावर कितना बन गया 5। अब मेरा बेटा देखो अगर 2 जीरो शिफ्ट कर दें तो कितना बनेगा 1.2, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 7, सॉरी +7। तो देखिए 1.2 इंटू 10 की पावर +7, ऑप्शन नंबर बी सही है। A system does 600 joule of work at the same time internal energy increased by, कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया, एक सिस्टम ने काम किया वर्क किया मेरा बेटा और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया 320, तो कितनी एनर्जी सप्लाई हुई थी, जाहिर सी बात है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, सही है डेल्टा यू प्लस, तो मेरा बेटा 600 प्लस 320 तो 920, ओके। हाउ मच हीट जनरेट, हाँ भाई इन 1 आवर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आप कितनी एनर्जी होगी। अगर हमारे पास 100 वॉट का बल्ब है तो वो कितना हीट जनरेट करेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना हीट जनरेट करेगा मेरा बेटा, हीट एनर्जी है तो पावर मल्टीप्लाई बाय क्या करें मेरा बेटा टाइम, तो आप याद रखिए ये है 100 और टाइम कितना बना 3600, तो मेरे बेटा कितना बना 36, कितने जीरो आएंगे पीछे 4, ठीक है ठीक है। ऑप्शन है क्या, नहीं है, ये ज्यादा हो रहा है, 1 जीरो ज्यादा है इसके अंदर, 4 जीरो बनने चाहिए, 5 नहीं बनेंगे, 3600 होता है 1 घंटे के अंदर, 1 आवर है ना, सही है। अगर 1000 होते तो फिर इसके अंदर 1 जीरो ज्यादा है, ठीक है डन। चलिए वो टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, ओके। तो ये सारे एनईडी के पेपर थे मेरा बेटा जो पास में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल जिसमें पूछे गए, तो कुछ चीजें आउटसाइड भी थी तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया।